भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक साक्षी महाराज, जो कि सांसद भी हैं और उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से प्रचार भी कर रहे हैं, इस वक्त न्यूज़ नेशन पर मौजूद हैं। साक्षी महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नाव संसदीय क्षेत्र में और सदर विधानसभा में। साक्षी महाराज जी, चुनाव प्रचार में आप व्यस्त हैं, लेकिन आपके बयान पार्टी के लिए कई बार बड़े भारी पड़ जाते हैं, ऐसा पार्टी के कई लोगों का मानना है। खास करके चुनाव आयोग ने भी आपके कुछ एक बयानों पर आपत्ति दर्ज की है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप कुछ कहते हैं विवाद अपने आप बन जाता है? अजय जी, मेरा नाम साक्षी है और भगवान को साक्षी करके मैं जो कुछ भी कहता हूँ अक्षर से सत्य कहता हूँ। यद्यपि कुछ लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे जी, पर अंततोगत्वा जिन लोगों ने अगर ऑब्जेक्शन किया होगा तो अंत में उन्हें भी मेरी बात की ही पुष्टि करनी पड़ेगी कि अंतिम सच यही है जो साक्षी महाराज ने कहा। चाहे मामला मंदिर का हो, चाहे मामला भारी जनसंख्या को लेकर हो, चाहे हिंदुस्तान की एकता को लेकर के हो, मैं जो कुछ कहता हूँ सही कहता हूँ। और सत्य बोलने के लिए करैक्टर के बल की आवश्यकता होती है। ये सत्य बोलना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। अगर ऐसी बात है तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ क्यों नहीं खड़ी होती जब आप ये कहते हैं कि जो हालात कैराना में हैं वो देश के लिए बड़े गंभीर हैं? अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ क्यों नहीं खड़ी होती और ये कहती है कि मुस्लिम आबादी आज देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और इसे चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बनाती? ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी ही आपके साथ खड़ी नहीं होती? इसमें से मैं आपके एक बात का तो खंडन करूंगा जिसमें आपने मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया। जनसंख्या इस देश के लिए सुरसा की तरह बदन बढ़ाई चली जा रही है, मुंह फाड़ रही है। जमीन घटती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो अगर मैंने ये कहा 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, अपराध नहीं किया मैंने। अगर इस देश में जनसंख्या बढ़ रही है, वो लोग चिन्हित करने पड़ेंगे कौन जिम्मेदार है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। मेरा अभिप्राय यह है इस देश में जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए। मामला चाहे 1 बच्चे का हो, चाहे 2 बच्चे का हो, लेकिन सबके लिए समान रूप से हो। साक्षी महाराज हिंदुस्तान की जनसंख्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम तो 4 भाई हैं जी, चारों के चारों सन्यासी हैं और हमारे संघ के लाखों लोग अविवाहित होकर के राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। तो वो कौन लोग हैं जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं? मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा, इस देश में और कैराना न बने। मेरा स्पष्ट मत है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसलिए है कि हिंदू बहुल है। अगर हिंदू घटा तो देश बटा, इसलिए ये संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। लेकिन साक्षी महाराज जी, आप जब कहते हैं 4 बीवियाँ 40 बच्चे, तो जाहिर सी बात है आप एक समुदाय की तरफ इंगित करते हैं और ये बात किसी से समझ के परे नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब आप इंगित कर रहे हैं तो सीधे तौर पर कहिए। मैं किसी समुदाय का नाम कहाँ ले रहा हूँ? लालू प्रसाद यादव के 12 बच्चे हैं। क्या 12 बच्चों का युग है आज? तो आप सीधे समुदाय में ले जाते हैं। वो है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो गलती करते हैं आप वहां ले जाके खड़ा कर देते हैं। मैं तो जनसंख्या नियंत्रण की बात करता हूं, चाहे कोई भी क्यों न हो। लेकिन जैसे ही ये जनसंख्या हिंदुस्तान में सुरसा की तरह मुंह आए खड़ी है जी, देश को निगलना चाहती है, सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं समझता हूं इस देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, सबके लिए समान कानून बनना चाहिए। ये देश संविधान से चलने वाला है, फतवों से नहीं चलने वाला, मुल्ला मौलवियों से नहीं चलने वाला। ये देश केवल चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा। मेरी चिंता है कि इस देश में जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, सबके लिए एक कानून बनना चाहिए। क्या नसबंदी आवश्यक है? ये आवश्यक नहीं है। 2 बच्चे से ज़्यादा जिसके वो चुनाव नहीं लड़े, क्या ये आवश्यक नहीं है? 2 बच्चे से ज़्यादा सरकारी नौकरियां ना मिले? 50 उपाय हो सकते हैं। सरकार को वो करना चाहिए, सर्वग्राही हो। पहले सबके लिए समान कानून तो इस देश में बने। तो इसमें आपत्ति क्या है? सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वर्ग की तरफ से आपको इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा दिखती है? क्योंकि बार बार सांकेतिक भाषा वही है। देखिए, सबसे बड़े रोड़ा ये है इस देश में कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के
विभिन्न पार्टियों ने इस देश के एक समुदाय विशेष को इंसान नहीं समझा, वोट बैंक समझा। तो जो तुष्टीकरण की राजनीति है, वो तुष्टीकरण की राजनीति जब तक चलती रहेगी जी, तब तक व्यक्ति का भला तो हो सकता है, किसी पार्टी का भला हो सकता है, लेकिन देश का भला नहीं हो सकता। देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो पास में फैजाबाद है लखनऊ के उधर जी, अगर फांसी के फंदे पर पंडित बिस्मिल चढ़े थे तो उसी फंदे पर अशफाक उल्लाह को भी फांसी दी गई थी। लेकिन क्या हुआ, जब से देश आज़ाद हुआ तब से तुष्टीकरण की राजनीति। और उत्तर प्रदेश, क्या दुर्भाग्य है, एक जात में कोई लड़की पैदा होगी तो उसे 30,000 रुपया दिया जाएगा। इन लोगों ने क्या अपराध किया है, साइकिल दी जाएगी। सबका विकास सबका साथ, कानून सबके लिए एक, समान नागरिक आचारता संहिता की आवश्यकता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा दोष उन लोगों का है जो तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं, राष्ट्रवाद के ऊपर राजनीति नहीं करते। जब तक तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी आपने कहा कि हिंदू घटा तो देश बटा, तो ये डर आपको क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे डर नहीं है, ये देश की समस्या है। हिंदू मुसलमान, मैंने अभी कहा, दोनों देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़े थे और आज़ाद देश हो गया तो वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हमको अलग से एक राष्ट्र चाहिए? हमने तो नहीं कहा, ये हमारी तो मांग नहीं थी। इसलिए वो लोग जो ये सोचते हैं सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक एक संप्रदाय विदेश का झंडा फहराएगा, हम तो, हमारे मोदी जी आज भी सारे विश्व में जहाँ जाते हैं एक मंत्र बोलते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम सभी राष्ट्रों के सुख की बात करते हैं, हम भारत की बात नहीं करते। मोदी जी ने सारे विश्व के स्वास्थ्य की चिंता की है। मोदी जी ने भारत से नहीं, सारे विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने की बात की है। तो हम लोग तो सबके कल्याण की बात करने वाले हैं। हम लोगों की सोच सबका विकास सबका साथ। मैं घूमकर इसी सवाल पर दोबारा आता हूँ। आपने कहा कि हिंदू घटा, ये डर आपके दिमाग में क्यों है? क्या इसलिए आपको लग रहा है कि बाकी अन्य धर्मों की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या उससे देश को खतरा है? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से विभाजन हो जाएगा? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ जी, आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जिसने सारे विश्व का जीना हराम कर दिया। मैं ये नहीं कहता हर मुसलमान आतंकवादी है। पेशा भर में 450 बच्चों की हत्या कर दी जाती है। अभी अगर अफगानिस्तान में क्या हुआ, सारे विश्व में मानवता की हत्या हो रही है, मानवता को समाप्त किया जा रहा है। वो कौन लोग हैं? तो हिंदुस्तान में भी जी, जो आस्तीन के सांप हैं, हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, हमें चीन से खतरा नहीं है, लेकिन हमारे घर में जो आस्तीन के सांप हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, रहते हिंदुस्तान में हैं, पहनते हिंदुस्तान में हैं और गीत पाकिस्तान के गाते हैं। हमें ऐसे लोगों से खतरा है। और ऐसे कौन लोग हैं? और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा अजय कुमार जी, मीडिया को भी भगवान ताकत दे, साक्षी महाराज की तरह आग भी सही बोल पाएं, स्पष्ट बोल पाएं। कम से कम ये देश पहले है, मीडिया बाद में है। मैं MP बनूं न बनूं, जो मुद्दा मोदी जी ने उठाया है आज तक किसी ने नहीं उठाया। ये हमारी पार्टी के लिए खतरा है, वोटों के लिए खतरा है, लेकिन ये 56 इंच सीना वाला ही कोई प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर सकता है जैसे मोदी कर रहे हैं। ये मौनी बाबा नहीं कर सकते। साक्षी महाराज जी, आपका एक बयान पहले का है जो मैं आपको आज फिर दोहरा कर याद दिला रहा हूँ। आपने कहा कि मदरसों में एक तरह से आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या आप आज भी यकीन करते हैं कि यही स्थिति है? और अगर ऐसा है तो एक बहुत बड़ी आबादी जो कि मदरसों में पढ़कर निकल रही है, वो आतंक की ट्रेनिंग लेकर पैदा हो रही है। देखिए, मैंने नहीं, सैकड़ों समझदार मुसलमानों ने ये कहा है कि ये मस्जिदें बंद हो जानी चाहिए, मदरसों की शिक्षा सुधरनी चाहिए। मेरा मदरसों में आना जाना है। मुझे नहीं लगता आप कभी दारुल उलूम में गए कि नहीं गए। देवबंद में कई बार गया, पर दारुल उलूम में मैं गया हूँ जी। मेरी वहाँ तकरीर हुई है, मेरा वहाँ स्वागत हुआ, मेरा सम्मान हुआ है। ये जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है, उनमें कोई अब्दुल कलाम पैदा नहीं होगा। आज तक कोई हुआ हो तो हमको बता दो। उनमें कोई अशफाक उल्लाह पैदा नहीं होगा, उनमें हमीद पैदा नहीं होगा, उससे नौकरी नहीं मिलने वाली। हमारी सरकार भी चाहती है, मैं भी चाहता हूँ, इन मदरसों का एक सिलेबस होना चाहिए,
इनमें कंप्यूटर शिक्षा होनी चाहिए, जी। इन्हें अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, ताकि मुस्लिम समाज के लोग पढ़ लिख करके अपना भविष्य भी बनाएं, अपने समाज का भविष्य भी बनाएं, देश का भविष्य भी बनाएं, देश के भविष्य के भाग्य विधाता बने। ये चिंता है मुझे। मदरसों से परेशानी नहीं, लेकिन वहाँ जो तालीम दी जाती है उस तालीम से जरूर परेशानी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी के विरोध में नहीं है। आज देख रहे हैं ना, चाहे मामला 3 तलाक का हो, चाहे अन्य कदाचार का मामला हो, मुस्लिम महिलाएं खुल के सामने आ गई हैं। अब तारिक फतेह साहब जैसे विद्वान लोग कुछ कहते हैं, काफिर कह दिया जाता है। तो ये स्थिति ठीक नहीं है, सच को स्वीकार करना चाहिए। साक्षी महाराज जी, कैराना की बात लगातार होती रही और आपके बयान भी उस पर आते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कैराना जैसी स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में बन सकती है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये कश्मीर जैसे हालात बन जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से इस तरह का कोई बयान अभी तक आया नहीं है, और ना ही बड़े पैमाने पर पलायन की बात सामने आई है। तो ये क्या है? क्या ये आप लोग एक हवा खड़ा कर रहे हैं? क्या आप लोगों को डरा रहे हैं, या आप दरअसल संवेदना या चिंता व्यक्त कर रहे हैं? हम किसी को नहीं डरा रहे। जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, जो लोग भाग रहे हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा, और सरकार पूरी तरह से फेल है। इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरी तरह से गुंडा राज्य कायम है। यहाँ लोग कब्जे करते हैं, बलात्कार होते हैं, थानों में बलात्कार, थानों में हत्याएं। मथुरा के जवाहर कांड को आप भूल जाएंगे क्या? जवाहर बाग के कांड को, एसपी की वहाँ हत्या। तो पूरा का पूरा गुंडा राज्य कायम है। और कुछ जातियां जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कुछ जातियां बोले वो तो हमारे फूफा हैं, बोले सरकार हमारी है। अपराधी बाहर आ जाते हैं मार्ग से और लोगों का शोषण करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र की रक्षा हो, और इस देश में लोकतंत्र की रक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन इससे पलायन की बात कहाँ आती है? पलायन तो दरअसल कानून व्यवस्था का मसला बन जाता है। फिर इसमें हिंदू और मुसलमान कैसे घुस जाता है? ये धर्म आधारित पलायन की बात कहाँ से आ जाती है? मुझे कष्ट होता है अजय कुमार जी, आपको कांधला का पलायन नहीं दिखाई देता, आपको कैराना का पलायन नहीं दिखाई देता, और इसी कांग्रेस शासन में हजारों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया गया, आज तक स्थापित नहीं हुए। वो पलायन आपको नहीं दिखाई देता। जब अकरुद्दीन ओवैसी जैसा कोई गद्दार व्यक्ति ये कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस पीएससी को हटा दो, हम 100 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, तो आपको वो बोल अच्छे लगते हैं। साक्षी महाराज बोलते हैं तो विवादित लगते हैं। जब आजम खान ये कहता है भारत माता डायन है, तो उसके बोल आपको अच्छे लगते हैं। जब आजम खान ये कहता है मुलायम सिंह के जन्मदिन के लिए दाऊद का पैसा है, आतंकियों का पैसा है, विदेश से पैसा आ रहा है, तो वो आपको विवादित नहीं दिखाई दे रहा। पर साक्षी महाराज जब सत्य वचन बोलते हैं, शास्त्रीय वचन बोलते हैं, राष्ट्रीय वचन बोलते हैं, तो जरूर उसकी बोली लगाई जाती है कि साक्षी महाराज ने फिर जहर उगला, साक्षी महाराज ने फिर दिए विवादित बयान। अब मैं सच बोलने का आदी हूँ, सच बोलता ही रहूँगा। मेरी पार्टी मेरे साथ न खड़ी होती तो मैं आज सांसद नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपके बयान सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो उस पर टिप्पणी देने से या उसका अनुमोदन करने से ज़रा बचते हुए दिखाई देते हैं? लोग थोड़ा कन्नी काट लेते हैं आपसे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई मेरे से कन्नी काटता है। मुझे लगता है मैं करोड़ों लोग की मन की बात कहता हूँ। हमारे मोदी जी अपनी मन की बात कहते हैं ना जी। मैं जानता हूँ सारे देश से कितनी बधाइयाँ, कितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं जी। और मुझे लगता है उन लोगों का जो संबल है वही मेरी ताकत है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप पता नहीं कहाँ से प्रश्न निकाल के ला रहे हैं। जब मैं पार्लियामेंट में चलता हूँ तो विभिन्न पार्टी के सांसद भी गैलरी में कहते हैं साक्षी शाबाश, हम भी आपके साथ हैं। मैंने कहा मंच से भी कह दिया करो। वो मंच से नहीं कहेंगे पर गैलरी में कहेंगे शाबाश, बात तो यही सही है। मुलायम सिंह जैसा व्यक्ति कान में बोले सही कह रहे हैं, बोलते जाओ। राम मंदिर पर आपके बोल हमेशा बड़े विवाद खड़े कर देते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हम सब जानते हैं कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है और जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती।
फिर भी राम मंदिर वहीं बनाएंगे, इसके नारे बार बार गूंजते हैं और खास करके आपके बोल कुछ ज़्यादा ही आपके विरोधी आपके सामने रखते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, 2014 के चुनाव में जब हम आए थे जी, तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम मंदिर का निर्माण था। जब मैं बोला तब किसने क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन आज 2017 के चुनाव में जब हम गए हैं तब भी हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर है। अब मैं इस बात से बड़ा आश्चर्यचकित हूं। जी, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के पास, नरेंद्र भाई मोदी के पास सैकड़ों योजनाएं ऐसी हैं, सैकड़ों मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। सबका विकास सबका साथ इस स्लोगन पर लड़ सकते हैं, हम उज्ज्वला स्कीम पर लड़ सकते हैं, हम प्रधानमंत्री जनधन योजना पर लड़ सकते हैं, हम मुद्रा बैंक पर लड़ सकते हैं, हम समान आचार संहिता पर लड़ सकते हैं, हमने नोटबंदी किया जी, हम इस नोटबंदी पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय के आराध्य देव हैं। अयोध्या प्रभु श्री राम की है। अगर अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तो मक्का में तो नहीं बनेगा। हम मक्का तो नहीं मांग रहे, हम मक्का नहीं मांग रहे, हम मदीना नहीं मांग रहे, हम अपने प्रभु की अयोध्या, उसके लिए भी हमने कहा है, सदा मैंने कहा, जबरदस्ती नहीं जी, जबरदस्ती तो कांग्रेस ने की, कांग्रेस जमाने में हुई थी। हमने कहा है जो भी अड़चने वो हटाई जाएंगी। 3 रास्ते हैं, या तो हमारे मुस्लिम भाई जैसे मध्य प्रदेश से 6-6.5 लाख मुसलमानों ने हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को दिया है कि अयोध्या मंदिर बनना चाहिए जी, तो या तो मुस्लिम भाई बड़ा दिल करें और मंदिर बनना शुरू हो जाए, एक रास्ता। दूसरा रास्ता, सुप्रीम कोर्ट जल्दी रोज सुनवाई करे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करे जी, और जो कुछ निर्णय करना है कर दे, या फिर लोकसभा में प्रस्ताव पास हो। पर मुझे विश्वास है तीनों में से कोई भी रास्ता निकलेगा। ये कलम तो प्रभु श्री राम ही चलाएंगे ना, राम के बिना कौन क्या कर सकता है। तो जज की कलम भी राम के पक्ष में ही जाएगी। इसलिए अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपने जो तीसरे विकल्प की बात की, ये सवाल मैं कई भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं से पूछ चुका हूँ। आपकी मेजॉरिटी की सरकार है और आप भी ये मानते हैं कि ऐसे कई और नेता होंगे जो अन्य दलों में होंगे जो शायद ये चाहते होंगे कि राम मंदिर अयोध्या में बने। तो फिर इस पर पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास कराया जाता? क्यों नहीं इससे लेकर आगे बढ़ने की बात की जाती है? भाई आपकी सरकार है, आप तो कर सकते हैं। देखिए, आपका ये प्रश्न यक्ष प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पर आपको याद होगा कि छोटा ही सही 92 में मंदिर तो हमने बना ही लिया था। पूजा हो रही है, पुजारी जी पूजा करते हैं जी, दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। जितनी प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं उतनी रामलला की सुरक्षा है। और जिस दिन से हमने कार सेवा की उस दिन से लगातार पत्थरों की तराशी जारी है। अभी हमने 30-35 करोड़ रुपया म्यूजियम के लिए वहाँ दिया ही हुआ है जी, तो काम तो कहीं रुका हुआ नहीं है। परंतु मंदिर आवश्यक है, मंदिर बनेगा, पर मंदिर से पहले देश की सीमाओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। मंदिर से पहले जिन लोगों के सर पर छत नहीं है उनके लिए छत देना आवश्यक है। मंदिर से पहले इस देश में बहुत सारी चिंता की बातें हैं, मोदी जी उन्हें सुलझाने में लगे हैं। मंदिर तो चुटकी में बन जाएगा, 24 घंटे लगेंगे। जिस दिन निर्णय आएगा केवल पत्थर उठा के रखने हैं, मंदिर बनने में कहीं कुछ परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये देश जब हम सत्ता में आए थे, मोदी सत्ता में आए थे तो अंतिम पीढ़ी पर खड़ा था, अंतिम सीढ़ी पर खड़ा था। और आज इन्हें गिने 3-4 राष्ट्रों में भारत का नाम इतना माथा ऊंचा हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपको भी बधाई देनी चाहिए। तो ये माने कि लगभग 2.5 साल का वक्त और बचा है मौजूदा सरकार के कार्यकाल में, तो क्या 2019 से पहले राम मंदिर देश को मिल जाएगा अयोध्या में? क्या इसके बारे में आप आश्वस्त कर सकते हैं अपनी जनता को और देश की जनता को? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है जी कि हम 2014 के चुनाव में जब गए थे तो एजेंडे में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण था। मेरा दिल करता है, मैं महात्मा हूं, साक्षी हूं, कुछ दिखाई भी देता है क्या होने वाला है।
मेरा दिल करता है कि 2019 में जाने से पहले हम सारी बाधाओं को दूर करके प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बना के जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। कई आपके ऊपर राजनीतिक आरोप तो लगे ही, लेकिन कई तरह के क्रिमिनल आरोप भी लगे। ज़्यादातर उसमें से अब तक सत्यापित नहीं हो पाए। ऐसा क्यों है कि आपके आसपास विवाद बहुत रहते हैं और विवाद और आपका चोली दामन का साथ है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप साफ गोई से बात करते हैं या फिर कोई और बात है? इस बात को मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ जो प्रश्न आपने किया। मैंने आज तक एक चिड़िया को नहीं मारा, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, लेकिन विवाद में मुझे घसीटने का प्रयास किया जाता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये राजनीति तो वोटों गढ़ से होती है ना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करना, राजनीति को दिशा देना, सैकड़ों लोगों को जिताना, हराना, मैं उस गणित को अच्छी तरह से जानता हूं। कुछ लोग कहीं के भी हो सकते हैं, वो बाहर के भी हो सकते हैं, घर के भी हो सकते हैं जी। वो साक्षी महाराज को इतना विवादित बना दो, इन्हें दुर्गंधी आने लगे और पार्टी इनका उपयोग न करे। अगर उपयोग करेगी, आज मुलायम सिंह जो कुछ हैं, इनकी पार्टी जो कुछ है, वो साक्षी महाराज की कृपा से है। अगर 1999 में इनके ओढ़न खटोला पर मैं नहीं बैठा होता तो समाजवादी पार्टी उस दिन खत्म हो गई होती। तो मेरी ताकत, मैं अहंकार नहीं कर रहा जी, पर मुझे अपनी जनता पर भरोसा है। जनता मुझे इतना प्यार करती है, इतना लाड करती है, इतना सम्मान करती है। ये तो विपरीत स्थिति है। जब आदमी संसार से परेशान होता है तब संन्यास लेता है, ऋषिकेश हरिद्वार चला जाता है। और मैं ऋषिकेश हरिद्वार से आके इस कीचड़ में, मेरे लिए कीचड़ नहीं है, मुझे तो हरिद्वार जैसा लगता है उन्नाव, मुझे ऋषिकेश लगता है उन्नाव, और ये सब देवता जैसे लगते हैं। इतना सम्मान करते हैं, इनके ऋण से तो मैं कभी ऋण हो ही नहीं सकता। एक आखिरी सवाल चलते चलते, लोग कहते हैं और खास करके आपके विरोधी कि आप आक्रामक हिंदुत्व के पैरोकार हैं। आप हिंदुत्व को एक मिलिटेंट तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। देखिए, हिंदुत्व कभी आक्रामक हो ही नहीं सकता। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है। धर्म है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म, ये नाम है पूरा। और इस धर्म की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इसलिए कोई खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है जाने दुश्मन ये जमाना सारा, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बहुत धन्यवाद मिस्टर से बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं इस चुनाव प्रचार के लिए। अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने उन्नाव लोकसभा की तरफ से, सदर विधानसभा की तरफ से, अपने विधायक पंकज गुप्ता जी की तरफ से आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपका चैनल समय समय पर सही समाज का मार्गदर्शन करता है। और यहाँ भी जब भी उन्नाव में घटना घटी है, चाहे वो लाशों की बात हो, चाहे कोई भी हो, आपके चुनाव ने आपके चैनल ने पूरी ताकत से हर एक मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ किसी विरोध की परवाह किए आपको भी सत्य को प्रकट करना ही चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।